मेरा नाम सुरभि है और मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरी माँ को पिछले 2 सालों से कैंसर है और अब डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास 2 महीने ही हैं। पापा ने माँ की देखभाल में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ को इलाज के लिए वे अमेरिका भी लेकर गए। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करते समय माँ की पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी। माँ की निश्चल हंसी के पीछे जो दुख छुपा था, जिसे हमेशा ही मैंने माँ की बीमारी का हिस्सा समझा, उसका राज तो मुझे अब पता चला और उस डायरी को पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर के निकलते ही मैंने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। मालती जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। अब उनके पास केवल 2 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर आशुतोष के जाने के बाद मैं थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही हमें पता चला था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनकी जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा माँ को लेकर इलाज के लिए अमेरिका भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में माँ का इलाज चल रहा था। मेरी शादी हो चुकी है और मैं माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करते समय माँ की एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी, जिसके पन्नों ने माँ के दर्द से मेरा परिचय कराया। मैं चाय लेकर माँ के कमरे में ही चली गई। माँ की निश्चल हंसी के पीछे वह दुख, जिसे हमेशा ही मैंने माँ की बीमारी का हिस्सा समझा, उसका राज तो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। मेरा मन मुझे कोस रहा था। कितना गर्व था मुझे अपने और माता पिता के रिश्ते पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं था। बचपन से लेकर आज तक माँ ने मेरी सारी परेशानियों को हल किया, चाहे वह परीक्षा में पेपर की तैयारी करनी हो या किसी लड़के की दोस्ती। सभी विषयों पर माँ ने मेरे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और अपने जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। मेरी सारी सहेलियों को हम माँ बेटी की इस मित्रता भरे रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही माँ को मेरी शादी की जल्दी पड़ गई। जाने माने उद्योगपति ईश्वरनाथ के बेटे शिवम का रिश्ता जब मेरे लिए आया तो माँ ने झट मंगनी पट ब्याह कर दिया। शादी के बाद ही मैंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। खाना खाते समय भी मेरा मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर मैं चुप रही और माँ को दवा देकर अपने कमरे में चली आई। कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर मैंने आज तक उनके लिए क्या किया? पर इसमें थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने समाज को इतनी आज़ादी तो दी है कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, पर बच्चों को अपने माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। मैं अपने आप से ही कह सुन रही थी। मेरा हृदय तर्क पर तर्क दे रहा था और दिमाग खामोशी से सुन रहा था। जब सोच सोच के मैं बहुत परेशान हो गई तो कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं सो गई। सुबह उठकर भी मैं बस उस डायरी के बारे में ही सोचती रही। माँ की वह डायरी पढ़कर मैं तड़प कर रह गई थी, यह सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को और मेरे जीवन को संवारने में लगा दी थी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ, उससे भी ऊपर एक अच्छी मित्र थी, उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से मुझे पता चला कि माँ की बीए करते ही सगाई हो गई थी। एक उद्योगपति घराने में
माँ का रिश्ता तय हो गया था। लड़के का नाम अमित सहानी था। ऊंची कदकाठी, रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था अमित। माँ को पहली नज़र में ही अमित भा गया। शादी अगले साल होनी थी, इसीलिए माँ ने एमए करने की सोची, तो अमित ने भी हाँ भर दी। अमित का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वह हर सप्ताह माँ से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही। उनकी इन मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसीलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर माँ ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अमित ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। माँ की परवरिश उनके पिता और बुआ ने की थी। मेरी नानी तो माँ को 2 साल की उम्र में ही छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद उनकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। माँ को भी नानी के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। वैसे बुआ जी के प्यार ने माँ को कभी भी नानी की याद नहीं आने दी। बड़े होने पर माँ ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी बने रहने का वादा किया, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले ही दिवाली आई। माँ के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद अमित लेकर आया। अमित ने अपनी तरफ से माँ को रत्न जड़ित सोने की अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी माँ अपने आप पर। दोपहर के खाने के बाद घर के सभी लोग बगीचे में बैठकर गपशप कर रहे थे। इतने में कुछ पुराने एल्बम बुआ जी निकाल कर ले आई और अमित को बोला, लो अमित, हमारे घर की पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ। संयोग से माँ के बचपन की फोटो वाला एल्बम अमित के हाथ लगा, जिसमें वह हर तस्वीर में माँ को देखकर चिढ़ा चिढ़ा कर मजे ले रहे थे। अचानक एक तस्वीर पर जाकर अमित की नज़र ठहर गई। यह कौन है मालती, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अमित जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है, तुम्हें तो पता ही है यह हमारे साथ नहीं रहती। पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? माँ ने उत्सुकता से अमित से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अमित ने कहा। यह हम सबको छोड़कर वर्षों पहले मुंबई चली गई थी। यह स्वर भुआ जी का था। बात वहीं खत्म हो गई। शाम को अमित सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद मैंने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हो। फिर अचानक एक दिन अमित सहानी के पिता का माफ़ी भरा फ़ोन आया कि यह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अमित 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना कर जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ अमित के घरवाले जहां शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ मालती के घरवाले क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे थे। लाख चाहकर भी माँ अमित से संपर्क नहीं कर पाई और ना ही इस धोखे का कारण जान पाई। समय बीतता रहा। माँ को इस सदमे से उबरने में 2 साल लग गए। नाना ने अपना वास्ता देकर अमित सहानी जैसे ही मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे परेश से उनका विवाह कर दिया। माँ अपना अतीत अपने दिल के कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। परेश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और मैं। सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तब माँ अपनी उस पुरानी डायरी के पन्नों पर लिखती थी, उन पन्नों में जहाँ अमित के लिए उनकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं परेश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। रात के 3 बजे अचानक मेरी आंखें खुल गई और मैंने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे ही मैंने पापा को फ़ोन लगाया। मैं आश्वस्त हो गई, क्योंकि बिजनेस मीटिंग से लौटने में पापा को 1 सप्ताह बाकी था। मैं पापा की गैर मौजूदगी में अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। मैं दिल्ली में रह रहे अपने दूसरे पत्रकार मित्रों से दिन भर फ़ोन पर बातें करती रही।
दोपहर तक मुझे ये सोचना मिल गई कि अमित साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में हैं। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में मैं मेरी एक पुरानी सहेली के यहाँ बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मैंने नर्स और काम वाली बाई को कुछ हिदायतें दी और दिल्ली निकल गई। दोस्तों से मदद लेकर अमित साहनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। एक पत्रकार के रूप में मुझसे मिलने के लिए सुबह 10 बजे का समय अमित साहनी द्वारा दिया गया। माँ की नफ़रत से मिलने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया और अगले दिन ठीक 10 बजे मैं अमित साहनी के सामने थी। वे इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती और पत्नी भी उनके साथ थे। परिवार सहित उनकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद मैंने उनसे कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे, पर असली मुद्दे पर नहीं आ सकी क्योंकि उनकी पत्नी पास ही में बैठी थी। पर इसके लिए मैं तैयार होकर आई थी। मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक अमित साहनी की ओर बढ़ा दी। जैसे ही चश्मा लगाकर उन्होंने पेन पकड़ा, उनकी नज़र माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। मैंने उस पर लिखा था, मैं मालती जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही अमित साहनी का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली और बुक में कुछ लिखकर मेरी ओर बढ़ा दिया। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। उन्होंने लिखा, जीती रहो, अपना नंबर दे जाओ। पढ़ते ही मैंने पर्स में से अपना कार्ड निकालकर उन्हें थमा दिया और चली गई। थोड़ी ही देर में उनका फ़ोन आ गया। मैं बोली, सर समय बहुत कम है, इसीलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मैंने अमित साहनी को माँ से मिलने के लिए कहा और उनको माँ की बीमारी के बारे में बताया और बोला, इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनकी जरा भी परवाह और सम्मान करते हैं तो उनसे ज़रूर मिल लीजिए। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। माँ की बीमारी का पता चलते ही अमित साहनी चौंक गए। मैं सुबह मुंबई पहुंच गई थी और 11:30 की फ़्लाइट से अमित साहनी भी मेरे घर मुंबई पहुंच गए। मुझे माँ की डायरी का हर वह पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार अमित साहनी मुझे मेरे सवालों का जवाब दे जाता। आज का दिन माँ की जिंदगी का एक अहम दिन बनने जा रहा था। आते ही मैं अमित साहनी को बोली, मैं माँ को बताकर आती हूँ, पर एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चले। मैंने अनजान बनते हुए माँ से कहा, कोई मिस्टर अमित साहनी नाम के सज्जन दिल्ली से आपसे मिलने आए हैं। माँ कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। यह वह मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। मैं माँ के चेहरे के भाव समझ गई थी। उनका पूरा अस्तित्व कांप रहा था। मैं माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी और माँ को खुलकर बात करने का मौका देना चाहती थी। इसीलिए किसी बहाने में घर से बाहर चली गई। कितने बेशर्म हो तुम जो इस तरह से मेरे सामने आ गए, माँ क्रोध से अमित पर चीखी। उनका मन कर रहा था जाकर अमित का मुंह नोच ले। इसके विपरीत अमित शांत बैठे थे। शायद वह ये चाहते थे कि माँ के अंदर का क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। माँ बोली, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया अमित? अमित साहनी ने बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है वह दोपहर जब मैं एक तस्वीर के बारे में तुमसे पूछ रहा था तो तुमने बताया था यह मेरी माँ है। उस तस्वीर को मैं तुमसे छुपाकर अपने शक को दूर करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गया था। मेरा शक सही निकला। तुम्हारी माँ ने अपना नाम वंदना से दिल्ली पहुंचकर वेंडी रख लिया था। वह एक मसाज सेंटर चलाती थी। मैं भी अपने दोस्तों के साथ कभी कभी उस मसाज सेंटर पे जाया करता था। मुझे अपने से बड़ी उम्र की औरतें बहुत ही पसंद आती थीं। तुम्हारी माँ की अदाओं ने मुझे बहका दिया था। मैं लगभग 6 महीने तुम्हारी माँ के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा। मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे, पर मैं इतना भी नीचे नहीं गिरा था
कि जिस स्त्री के साथ मैंने 6 महीने लिव इन में बिताए हैं, उसी की मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बनाकर जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो मालती, यह घटना तुमसे मिलने से पहले की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं तुम्हें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता था, ना ही अपने परिवार में से किसी को यह बात बता सकता था। इसीलिए मैं कुछ बहाना बनाकर तुमसे दूर हो गया और सगाई तोड़ दी। थोड़ी देर बाद अमित साहनी चले गए। उनके जाने के बाद माँ बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने पर जब मैंने अमित साहनी के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 2 महीने बाद माँ चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया। उनके मृत चेहरे पर गहरी संतुष्टि और बड़ी सी मुस्कान थी। माँ की 13वीं वाले दिन मुझे उनकी डायरी याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना अमित, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की भी इज्जत रख ली। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ, मेरी सारी प्यास बुझ गई है। पढ़ते ही मैंने डायरी को सीने से लगा लिया और माँ की गर्माहट को अंदर तक महसूस किया। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी इन माई वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।